हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट। ये दो साइंटिस्ट हैं, हर्शी एंड चेज, जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। इसमें जो मेन ऑर्गेनिज्म यूज़ किया था वो था बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज की यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, जिसमें मेंशन किया हुआ है उसका कैप्सिड, न्यूक्लिक एसिड जो कि हमारा डीएनए होता है, कॉलर एंड टेल्स। उसके बाद बैक्टीरियोफेज होता है क्या है? बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जो बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करता है रिप्रोड्यूस करने के लिए। मींस वो अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियल सेल के अंदर डालता है और उसके बाद उसकी मशीनरी यूज़ करता है अपनी प्रोजेनी प्रोड्यूस करने के लिए। अब वो कौन सा बैक्टीरिया होता है जिसको वो यूज़ करते हैं? तो मेनली वो इकोलाई होता है। यहाँ पे ये डायग्राम में दिख रहा है कि कैसे बैक्टीरियोफेज इकोलाई को इन्फेक्ट कर रहा है। इकोलाई हमारा इश्चेरिचिया कोलाई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जो कि फैकल्टेटिव एरोबिक है और ये जीनस इश्चेरिचिया का है। यहाँ पे आप देख रहे होगे कैसे ये बैक्टीरियोफेज इन्फेक्ट करता है बैक्टीरियल सेल को, कि वो अपना वायरल डीएनए या फिर जो भी उसके पास आरएनए होता है उसको होस्ट सेल के अंदर डाल देता है। ये देखिए यहाँ पे ये अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर डाल रहा है। वो जेनेटिक मटेरियल कुछ भी होता है। अब बाहर जो उसकी रह जाती है वो है उसकी प्रोटीनेशियस कवरिंग। ये जो इसकी कवरिंग होती है वो होती है हमारी प्रोटीन की बनी हुई, और अंदर क्या जाता है हमारा? अंदर जाता है इसका जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि हर्शी एंड चेज का एक्सपेरिमेंट था क्या। हर्शी और चेज के एक्सपेरिमेंट ने उन्होंने बैक्टीरियोफेज को दो अलग अलग कल्चर मीडियम में ग्रो किया था। एक कल्चर मीडियम में रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस था और दूसरे कल्चर मीडियम में रेडियो एक्टिव सल्फर था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक कल्चर मीडियम में क्या लिया हुआ है, ये रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, और दूसरे में क्या है? रेडियो एक्टिव सल्फर। अब इसका रीज़न क्या था कि फॉस्फोरस ही क्यों लिया और सल्फर ही क्यों लिया? देखो, फॉस्फोरस जो होता है ना हमारा, वो डीएनए में पार्ट करता है उसकी बैकबोन बनाने में। डीएनए की जो बैकबोन होती है वो फॉस्फोरस से मिलके बनी हुई होती है। तो जो भी बैक्टीरियोफेज फॉस्फोरस, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में ग्रो हुआ, उसका जेनेटिक मटेरियल रेडियो एक्टिव हो गया। ये देखो यहाँ पे ब्लू कलर का हो गया उसका जेनेटिक मटेरियल। और जो हमारा सल्फर होता है वो प्रोटीन का पार्ट होता है। इट मीन्स कि अगर हमने बैक्टीरियोफेज को रेडियो एक्टिव सल्फर में ग्रो किया है तो उसका जो प्रोटीन पार्ट होगा वो रेडियो एक्टिव हो जाएगा। अब बैक्टीरियोफेज का प्रोटीन पार्ट कौन सा होता है? उसका आउटर पार्ट, उसका कैप्सूल, ये हमारा रेडियो एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद हमने अलाउ किया कि हमारा जो बैक्टीरियोफेज है वो इकोलाई को इन्फेक्ट करे। तो हमने जब इकोलाई को इन्फेक्ट करने दिया तो बैक्टीरियोफेज ने अपना जेनेटिक मटेरियल इकोलाई के अंदर डाल दिया। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद हमने जो भी हमारी इकोलाई थी उसको सेंट्रीफ्यूज किया। सेंट्रीफ्यूज करने के पीछे रीज़न क्या है और सेंट्रीफ्यूगेशन होता क्या है? सेंट्रीफ्यूगेशन बेसिकली एक प्रोसेस है जिसमें हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज़ करते हैं दो मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए। और वो किस बेसिस पे करते हैं? उनकी डेंसिटी के बेसिस पे हम उनको सेपरेट करते हैं। तो जब हमने इकोलाई को सेपरेट करा सेंट्रीफ्यूगेशन में, तो हमें पता चला कि जो भी इकोलाई हमने रेडियो एक्टिव बैक्टीरियोफेज से इन्फेक्ट कराई थी वो इकोलाई रेडियो एक्टिव डीएनए था उनके अंदर, और जिसको हमने रेडियो एक्टिव सल्फर वाले बैक्टीरियोफेज से इन्फेक्ट कराई थी उनके अंदर कुछ भी रेडियो एक्टिव डीएनए नहीं था। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन हमें मिला कि हमारा जो डीएनए है वही हमारा जेनेटिक मटेरियल है जो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे में ट्रांसफॉर्म हुआ, जिस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल की ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में हमने बात की थी। तो हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट ने ये प्रूव कर दिया कि जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है, ना कि प्रोटीन।